हेलो नमस्कार मेरे देश के भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के मैथ का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं। यदि आप 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले साथियों 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है अपवर्तक यानी कि विभाजक, और अपवर्त यानी कि गुणज, समापवर्तक या समापवर्त की अवधारणाएं, इनकी परिभाषाओं के बारे में समझना है, ये क्या होते हैं इनके बारे में समझना है। चलिए मेरे YouTube चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम लोग को समझना है सबसे पहले अपवर्तक के बारे में कि अपवर्तक होता क्या है। तो सबसे पहले हम अपवर्तक को समझते हैं, ठीक है। तो अपवर्तक को समझते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं यानी कि विभाजक क्या होते हैं। जैसे यदि इनकी परिभाषा लिखेंगे तो थोड़ा सा समझना कठिन हो जाएगा, लेकिन यदि हम डायरेक्ट बताइए, कोई संख्या लिए, मान लेते हैं कोई संख्या है 10, ठीक है। कोई हम संख्या लिए 10, इस 10 के अगर हम बात करें कि इस 10 को कोई एक संख्या ऐसी लीजिए जो कि इस 10 को विभाजित कर सकती हो, ऐसी संख्या लेना है। तो हम 10 को विभाजित करने वाली संख्या कोई ले लिए, 2 मान के चले 2 ले लिए। तो 2 से यदि इसको हम विभाजित कर रहे हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा और शेषफल कितना बचेगा साथियों, तो शेषफल बचेगा 0, यानी कि शेषफल का मान कितना आ जाएगा 0। जब साथियों किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो उस संख्या को हम बोल सकते हैं कि यानी कि 10 को 2 पूरी तरह से विभाजित कर दिए। तो पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब क्या होता है साथियों, तो पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब होता है शेषफल 0 हो तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो हम जब परिभाषा में बोलेंगे पूरी तरह से विभाजित होना, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। अब आगे समझते हैं साथियों। तो जब 2 इसको विभाजित किया 10 को, तो ये 10 का 2 क्या होगा, विभाजक ही तो होगा ना। जो संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है, तो जिस संख्या को विभाजित कर रही है ये संख्या, इस संख्या को हम उसका विभाजक बोलते हैं। इसका मतलब देख रहे हैं, विभाजक बोलिए चाहे अपवर्तक बोलिए, बात एक ही है। लेकिन साथियों इस 10 को विभाजित करने वाली संख्या 1 भी तो है, 2 भी तो है, 5 भी तो है और स्वयं 10 भी तो है। यानी कि इतनी संख्याएं हैं जो इस संख्या को विभाजित कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वे संख्याएं, कौन संख्याएं, जो आपके सामने हम लिखे हुए हैं ये संख्याएं, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को, माने 10 को, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है, अर्थात शेषफल कितना देता हो, 0 देता हो, बस वही बात है। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करता हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, दी गई संख्या की अपवर्तक या विभाजक कहलाती है। अब किसी भी संख्या, जैसे मान के चलिए कहेगा 36 के अपवर्तक क्या होंगे, यानी कि विभाजक संख्याएं कौन कौन से होंगे। तो यदि 36 का निकालना हो तो एक स्वयं हो, स्वयं 1 होगा, फिर 2 काटेगा, फिर 4 काटेगा, फिर 3 भी तो काटेगा, फिर इसके बाद 4 3 9 भी काटेगा, 9, इसके बाद 36 स्वयं संख्या है, 6 भी है। माने तमाम प्रकार की ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या को काट रही है। तो जब कोई संख्या ले और उस संख्या को वो तमाम प्रकार की संख्याएं विभाजित कर रही हैं, तो जिस संख्या को विभाजित करती हैं, तो विभाजित करने वाली संख्या भाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक यानी कि विभाजक कहलाती है। अब क्लियर हो गया। अब इसकी परिभाषा लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे साथियों, तो आराम से लिख सकते हैं कि किसी दी हुई संख्या को जो संख्याएं पूरी तरह विभाजित करती हैं या पूरी तरह काट देती हैं, तो वे दी हुई संख्या का अपवर्तक या विभाजक कहलाती हैं। क्लियर हो गया। आप समझते हैं अपवर्तक से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट को समझना है जो कि अपवर्तक से संबंधित पूछता है। अपवर्तक से संबंधित पहला फैक्ट कि किसी भी संख्या का हमेशा एक और वह स्वयं संख्या अपवर्तक होगी। 100% वो स्वयं संख्या और एक उस संख्या का अपवर्तक होगी। क्लियर हो गया साथियों। इसके बाद कहेगा कि क्या किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा हो सकता है, 100% हो सकता है। यहाँ पे 1 10 से छोटा है और 1 10 का विभाजक है यानी अपवर्तक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या का उससे छोटा उसका विभाजक हो सकता है, अर्थात अपवर्तक हो सकता है। क्लियर हो गया। इसको इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। तो डिवीजन क्या होता है यानी कि विभाजक क्या होता है, लगभग आप लोग को समझ में आ गया कि विभाजक किसे कहते हैं।
क्लियर, अपवर्तक का काम कहानी खत्म कर ली हम लोग। अब हम समझते हैं अपवर्त यानी कि गुणज के बारे में। क्लियर, अपवर्त या गुणज के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम लोग क्या समझेंगे साथियों, अपवर्त या गुणज के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं अपवर्त या गुणज क्या होते हैं। अपवर्त यानी कि गुणज, गुणज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, गुणज किसे कहते हैं, कोई भी संख्या, कोई एक संख्या, जैसे हम कोई संख्या 6 ले लिए। ठीक है, कोई भी एक संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती हो, अर्थात कि यदि 6 लें, 12 लें, 36 लें, 18 लें, 42 लें, यानी इस तरह से हम कई प्रकार की संख्याओं को ले सकते हैं जिसे ये दी हुई संख्या यानी कि ये 6 विभाजित करेगी पूरी तरह से। पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब समझा दिया है कि शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो साथियों, जब कोई संख्या दी हुई संख्याओं को, यानी तमाम प्रकार की संख्याएं ऐसी होती हैं जो इस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई संख्या दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है तो इस संख्या का इन संख्याओं को गुणज करते हैं। समझ में आया, यानी कि 6 के ये सब क्या है, गुणज है। तो जब कोई संख्या किसी दी हुई संख्याओं को, या बोल सकते हैं कि जब कोई संख्या किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वे संख्याएं यानी कि जो जिन्हें विभाजित कर रही हैं, उन संख्याओं को दी गई संख्या का गुणज कहते हैं। यानी कि 6 के गुणज क्या हो जाएंगे, 6, 12, 36, 18, 42, यानी इस तरह से 48, ये सब संख्याएं क्या है, 6 के गुणज हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से किसी भी संख्या का ले सकते हैं, तो 4 के गुणज कौन कौन होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, इस तरह से संख्याएं चलती चली जाएंगी। तो ये याद रखिएगा कि जब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, तो विभाजित होने वाली संख्या विभाजित करने वाली संख्या का गुणज कहलाती है। क्लियर हो गया, एकदम सही है। आप लोग अपने से परिभाषा लिख लीजिएगा। आगे हम समझते हैं किसके बारे में साथियों, तो समापवर्तक के बारे में समझते हैं। ठीक है साथियों, समापवर्तक क्या होते हैं उनके बारे में हमको समझना है। चलिए समझते हैं समापवर्तक के बारे में। आइए, समापवर्तक, समापवर्तक किसे कहते हैं, तो समापवर्तक क्या होता है साथियों, इसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में समझना है। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, ठीक है साथियों, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 और 16 ले लिए। ठीक है, तो ये संख्याएं लिए, इन दोनों संख्याओं को कोई एक संख्या है जो पूरी तरह विभाजित करती है, कोई एक संख्या है जो पूरी तरह विभाजित करती है। तो 4 इस 8 को भी विभाजित कर रही है और इस 16 को भी विभाजित कर रही है। तो जब कोई संख्या, यानी कि ये संख्या, जब कोई संख्या किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, ठीक है साथियों, तो क्या होता है कि विभाजित करती है, तो विभाजित होने वाली संख्या का विभाजित करने वाली संख्या समापवर्तक कहलाती है। क्लियर है, यानी इसे 4 को क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे। ध्यान से समझना, समापवर्तक कहेंगे। ठीक है, किन का समापवर्तक, तो 8 और 16 का। फिर से समझते हैं, जब कोई दी गई संख्या को कोई एक संख्या पूरी तरह से विभाजित करती है, तो विभाजित होने वाली संख्या का विभाजित करने वाली संख्या समापवर्तक कहलाती है। क्लियर हो गया। इसका मतलब, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये 4 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में उपस्थित है 4। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं समापवर्तक। अब जैसे क्वेश्चन करता है आपसे, एक प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके डीएलएड एग्जाम में, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है कि 64, 36 और 24 के समापवर्तक क्या होंगे। 64, 36 और 24 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के समापवर्तक आपको निकालना है। साथियों, इनका समापवर्तक की अगर हम बात करें, तो एक समापवर्तक सबका होता है, इसके बाद 2 भी काटेगा, इसके बाद 4 कटेगा, यानी कि 1, 2, 4 इन संख्या के समापवर्तक होंगे। अगर 4 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, इसके बाद 6 बार में कटेगा। अब 2 से भी इसको काट सकते थे 32 बार में, 18 बार में, 12 बार में, यानी कि 1 से भी काटेंगे तो स्वयं संख्या उतनी बार में कट जाएगी। तो 1, 2 और 4 इस संख्याओं के
क्या होंगे साथियों, तो समापवर्तक कहलाएंगे। अब इसमें देखिएगा कि सबसे बड़ा जो समापवर्तक होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो यही से HCF निकल के आया। कहां से साथियों, तो देखिए समापवर्तक किसे कहते हैं, तो जब किसी संख्या को दी गई संख्या विभाजित करती है तो विभाजित होने वाली संख्या का विभाजित करने वाली संख्या समापवर्तक कहलाती है। इसका मतलब 64, 36, 24 के समापवर्तक 1, 2 और 4 हैं, क्योंकि 1, 2, 4 64, 36, 24 को विभाजित कर रही हैं, इसलिए इनका ये अपवर्तक होंगे यानी कि समापवर्तक होंगे। अब ये समापवर्तक हैं, तो इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है, सबसे बड़ा समापवर्तक होता है, उसे हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि समापवर्तक को कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं और बड़ा वाला लिया इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात कि इसका HCF कितना हो जाएगा साथियों, तो 4 हो जाएगा। लगभग क्लियर हुआ। यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, नॉर्मल सवाल आते हैं, थोड़ा सा धैर्य से देखेंगे, एकदम आराम से अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। आइए आगे समझते हैं साथियों। आगे समझना आप लोग को समापवर्त के बारे में, ठीक है। तो समापवर्त किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा के बारे में समझते हैं। समापवर्तक हो गया है, समापवर्तक हो गया, अब समापवर्त समझते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए समापवर्त समझते हैं, समापवर्त वर्त, ठीक है। समापवर्त के बारे में समझते हैं, उनकी डेफिनेशन आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। अब समझते हैं समापवर्तक को कि समापवर्तक किसे कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 3, 6 और कोई एक संख्या 9, ये एक संख्या ले ली है। इन संख्याओं के अपवर्त की बात करें कि इनके अपवर्त यानी कि इनके गुणज कौन कौन से हैं, 3 और 6 और 9 के अपवर्त की बात करें तो अपवर्त इनके कौन कौन साथी होंगे। अपवर्त का मतलब क्या होता है, गुणज। तो 3 का गुणज 3 है, फिर 3 गुना के 6 है, 9 है, ठीक है, फिर 18 है, इसी तरह से चलता चला जाएगा। फिर इसके बाद 6 का देखेंगे तो 6 है, 12 है, 18 है, ये भी इसी तरह से चलता चला जाएगा। फिर इसके बाद 9, फिर 18, फिर 27, फिर इसी तरह से क्या होगा साथियों, तो चलता चला जाएगा। तो इनके हम अपवर्त निकाले हैं। इसमें देख रहे हैं समापवर्त है, समापवर्त है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि कोई संख्या लिया और उनका अपवर्त निकाल दिया, ठीक है। समापवर्त यानी कि अपवर्त निकाल, इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं साथियों, तो कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है साथियों। तो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, उसके लिए पहले हमको मल्टीपल निकालना जरूरी है। तो मल्टीपल क्या है, अपवर्त है, अपवर्त यानी कि गुणज मल्टीपल होता है। अब हम इसमें देखेंगे तो 3 का गुणज क्या है साथियों, ये, 6 का गुणज ये, 9 का गुणज ये। इन सभी गुणजों में एक ऐसी संख्या यानी कि ऐसे गुणज होंगे जो सब में होंगे, यानी सब में क्या होगा, समान होगा, ठीक है साथियों। तो सब में समान होगा तो उसे क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे। समापवर्तक का मतलब है समान अपवर्त निकालिए। इसको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन में कह सकता है कि समान अपवर्त निकालिए, समान अपवर्त ज्ञात कीजिए, समान अपवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपवर्त, तो समान अपवर्त का मतलब क्या है, अपवर्त क्या था, गुणज, समान माने सब में हो, तो समान अपवर्त। जैसे 3 और 6 या 9 के समान अपवर्त कौन होंगे, तो 18 होगा। क्यों 18 होगा, क्योंकि सब में 18 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। क्लियर है साथियों, सब में 18 कॉमन है, इसलिए 18 को क्या पढ़ेंगे साथियों, तो 3 और 6 का अपवर्त कहेंगे। क्लियर है। अब साथियों यदि हम इस 18 को देखें, अच्छा एक चीज बताइए कि इसमें तो अपवर्तों की संख्या तो बहुत अनंत तक आ जाएगी, क्योंकि इसके गुणज भी तो अनंत है, इसलिए अपवर्त भी बहुत सारे मिलेंगे। तो हम उनके अपवर्तों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जो हम अपवर्त निकाले हैं, यानी कि जो हम समापवर्त निकाले हैं, तो इनके समापवर्त यानी कि समान अपवर्त कौन है, 18। अब हम कहें कि इनके कौन कौन से समापवर्त हो सकते हैं 3, 6, 9 के, तो 18 को उठाइए और 18 का मल्टीपल यानी कि गुणज 18 का पहाड़ा पढ़ते चल जाइए, 18 दूना 36, तो इनका अगला मल्टीपल कौन होगा, 36, फिर अगला मल्टीपल कौन होगा, 54। इसी तरह से इसका टेबल हम पढ़ते जाएंगे तो आगे हमको उनका समापवर्त मिलता चला जाएगा। समापवर्त का मतलब क्या है, समान अपवर्त। तो समान अपवर्त निकालने के लिए क्या किए साथियों, तो उनका गुणज निकाले, गुणज में फिर जो कॉमन था उसको निकाले, और उस कॉमन हमको मिला है, कॉमन मल्टीपल जो मिला है, उस कॉमन मल्टीपल का जब हम टेबल पढ़ते हैं, जब पहाड़ा पढ़ते हैं, तो प्राप्त संख्या हमेशा
उसका समाप वर्त ही प्राप्त होती है। तो अगर 2 ठो 4 ठो 6 ठो पूछेगा कि 3 6 9 के 4 समाप वर्त कौन कौन होंगे, तो पहले छोटका वाला निकाल के देख लीजिएगा और फिर उसके बाद उसका पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। जो वो पूछा तब पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, आ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए साथियों, बस इतना ही रहने देते हैं। चैप्टर आपका इससे संबंधित जितना सवाल होगा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर इसको शेयर करें अपने ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद।